हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्वेस्ट अनअकैडमी। क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू एस बैंक एग्जाम्स। दोस्तों, हम आपके लिए डेली ये सेशन लेकर के आते हैं क्वेस्ट चैनल पे, जिससे कि बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्ट के साथ क्लियर हो। तो पिछला जो सेशन हम लेकर के आए थे, जिसमें कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को मैंने बताया था, और उसी सेशन को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और मैं इससे पहले कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। इस चैनल पर क्वेस्ट पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे जहाँ डाउट क्लियर किए जाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, तीसरा लाइव टेस्ट क्विजेज, और चौथा अनलिमिटेड एक्सेस। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी में बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये मैंडेटरी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इसे आप अपने फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। आपके लिए मैंने बनाया ये टेलीग्राम चैनल। आप इससे भी हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, जहाँ की आपको एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे समय दर समय पर। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। जब आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फ़ी है टोटल 6,000 रुपये, और 2 सालों के लिए कितनी, 7200 रुपये। लेकिन आप मेरा जैसे ही रेफरल कोड डालेंगे RPK10, तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। जहाँ पर 1 साल के लिए फ़ी है 6,000, वहाँ लाएंगे 5,400, और जहाँ 2 सालों के लिए फ़ी है 7200, वहाँ लाएंगे 6,480 रुपये। तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10। हम लोगों ने पिछला सेशन में देखा था इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे इसी सेशन में चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट किया था हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ बैंक से, जहाँ 18वीं शताब्दी यानी सन 1770 अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान का निर्माण किया गया, जो भारत का पहला बैंक कहलाया। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के 80% कैपिटल को लेकर के इस बैंक का निर्माण किया गया। फिर 1806 में बना बैंक ऑफ बंगाल, फिर 9 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कोलकाता, फिर 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक कहलाता था प्रेसिडेंसी। फिर प्रेसिडेंसी जो है वो 1921 में बन गया क्या, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसी का नाम बदल करके 1 जुलाई 1955 रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1959 में गोरेवाला कमेटी आई, तब जाकर के इसके एसोसिएट्स बनाए गए। एसोसिएट्स में पहला जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र था 2007-8 में मर्ज हो गया। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010-11 मर्ज हो गया, और बाकी जितने बैंक थे 2017-18 मर्ज हो गए। इसके अलावा बना था क्या, तो 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक, इस बैंक को मर्ज कर दिया गया, और इंडिया का लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस वाला पब्लिक सेक्टर बन गया। कौन सा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था नेशनलाइजेशन, जो फर्स्ट फेज में हुआ था। कब, तो नेशनलाइजेशन फर्स्ट फेज में 14 बैंकों का हुआ था, जहां 19 जुलाई 1969 जिस बैंकों के पास 50 करोड़ की कैपिटल थी उन्हीं को नेशनलाइज किया गया, जिसमें से 4 बैंक अभी इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया। तो टोटल 14 में से बच गए कितने, 10। और सेकेंड फेज में जो टोटल 15 अप्रैल 1980 को टोटल 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था, जिसकी कैपिटल फंड होती थी 200 करोड़ रुपए। तो इन 6 में से अभी एक ही बच गया। कौन सा, तो पंजाब एंड सिंध बैंक। बाकी सारे बैंक मर्ज हो गए। तो 10 और 1 कितना, 11, यानी इंडिया में टोटल 11 नेशनलाइज बैंक है। फिर हमने देखा था एक सेशन बैंक एंड इट्स टाइप। इसमें क्या था कि बैंक बताए थे, बैंक से रिलेटेड 2 तरह के बेसिकली एक्ट हैं। एक है कौन सा, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दूसरा है RBI एक्ट 1934। बैंकों की जो भी रेगुलेशन है, जो भी लाइसेंस है, वो दिया जाता है कहाँ से, RBI एक्ट 1934 के थ्रू। यानी कि बंधन बैंक खुला या IDFC बैंक खुला, ये जितने भी बैंक थे, जो भी बैंकिंग लाइसेंस मिला था वो किस एक्ट के थ्रू, तो RBI एक्ट 1934। इवन IDFC बैंक खुला था, ये RBI एक्ट 1934। स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, सब RBI एक्ट 1934। लेकिन बैंक का काम काज क्या है, जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, ये सब के सब डिफाइंड है कहाँ, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एक्चुअली हमारे देश की जो बैंकिंग की डेफिनेशन है वो भी डिफाइंड है कहाँ, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑफ सेक्शन 5B। आजकल बहुत ही सेक्शन पूछा जाता है, खास करके इंटरव्यू में हम देखें तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर चर्चा होती है। तो हमें याद रखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5B में कहा गया कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है पब्लिक से फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट, वो हमें उधार भी देता है, एंड रिपेट, वो पैसा जो हम पे करते हैं उसे वो रीपे भी करती है, और फिर कस्टमर के डिमांड करने पर वो हमें चेक, ड्राफ्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड करता है।
हमारे इंडिया का जो बैंक है उसको बेसिकली 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, जहां पर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ये सब सारी चीजें पर कल डिस्कशन हो चुका था। बस हम एक रिवाइज करें ओवरऑल जो मुझे याद आ जाए सबको। तो देखिए पहला बैंक कौन सा, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा, तो आपको मैंने बताया था कल कि सेंट्रल बैंक कौन सा, तो आरबीआई कब बना, तो 1 अप्रैल 1935। एक्ट इससे कौन सा रिलेटेड है, तो आरबीआई एक्ट 1934। एक कमीशन बनी थी हिल्टन एंड यंग कमीशन, एक्ट बना आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत स्थापना हुआ किसका, तो आरबीआई का। आरबीआई क्या है भारत देश का, तो सेंट्रल बैंक। जिसमें से दूसरा बैंक जो था वो था कमर्शियल। कमर्शियल होने के लिए क्राइटेरिया मैंने बताया था कि सबसे पहला कंडीशन कि डील करता हो जनरल पब्लिक को, दूसरा एक्सेप्ट डिपॉजिट और लोन प्रोवाइड करता हो, तो कमर्शियल है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट हो या फॉरेन हो। अगर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है और कस्टमर डील करता है, तो वो क्या कहलाएगा, कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट था कि कमर्शियल बैंक हमारा 2 सेक्शन में बटा था, कौन कौन सा, तो एक था शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दूसरा नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। वैसा बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है क्या कहलाएगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। वैसा कमर्शियल बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 के अंतर्गत नहीं आता है वो बैंक कहलाएगा नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जो कि मैंने बताया था आपको कि एक बैंक था जम्मू एंड कश्मीर बैंक, लेकिन वर्ष 2011 में इसको भी शेड्यूल कर दिया गया, यानी वर्तमान समय में एक भी नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंडिया में नहीं है। तो जितने भी बैंक हैं सब के सब क्या है, शेड्यूल है। नेक्स्ट था कि शेड्यूल बैंक भी 2 तरह का था, कैसा कैसा, तो एक पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक वैसा बैंक जहां पर गवर्नमेंट्स के शेयर 51% या उससे ज्यादा हो तो वो बैंक हो जाएगा पब्लिक सेक्टर, 51% या उससे कम हो तो क्या होगा, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक। किसके शेयर, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट के शेयर, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के नहीं। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या सब आता है, तो एक आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 11 हो गए नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक, जो कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट फेज के 10 बैंक और सेकंड फेज के 1 बैंक, यानी कि 10 और 1 कितने, 11 और 1 एसबीआई को मिलाते तो टोटल कितने, पब्लिक सेक्टर 12। प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैंने डिस्कशन किया था पहले भी कि इंडियन प्राइवेट बैंक, फॉरेन प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक। दोस्तों आप देखते रहिएगा क्वेस्ट अनअकैडमी। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको लेकर के आऊंगा, आपके बीच समझाऊंगा, और सारा एग्जाम के जितने भी बैंकिंग एग्जाम के बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो एक भी नहीं छूटेगा आपका। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था इंडियन प्राइवेट बैंक। तो इंडियन प्राइवेट बैंक की सूची में जो था वो कौन कौन सा बैंक, तो एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सीएसबी, सिटी, डीएसबी, धनलक्ष्मी, इस तरह से टोटल 22 बैंक है अभी आरबीआई के लिस्ट के अनुसार। वैसे तो 24 था लेकिन अभी जो है वो बच गया है 24 में से कितना, तो 22, यानी इंडियन प्राइवेट बैंक की संख्या कितनी हो गई है, 22। जिसमें से नया बैंक कौन कौन सा है, तो एक आईडीएफसी बैंक और दूसरा बंधन बैंक। दूसरा कौन सा बैंक, तो बंधन बैंक, जिसको कि अभी हाल में ही लाइसेंस मिला है, जिसके लिए हम देखें तो टोटल जो है कैपिटल फंड होनी चाहिए कितनी, तो 500 करोड़ के कैपिटल, 10 इयर्स फाइनेंशियल सेक्टर चलाने की एक्सपीरियंस और 25% ब्रांचेज उसके वर्क कर रहे हो कहाँ, तो रूरल एरिया में। अब देखिए फॉरेन प्राइवेट बैंक। फॉरेन प्राइवेट में बात करें तो टॉप 10 जो बैंक है उसमें से सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी, डच बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, डीएसबी, बार्कलेज, बैंक ऑफ अमेरिका। सबसे ज्यादा जो ब्रांचेज है इंडिया में फॉरेन बैंक के वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद मैंने बात किया था कि अभी तक क्या था कि कोई भी बैंकिंग लाइसेंस जो मिलता था जिसमें कि फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपीरियंस वाले लोगों को ही, लेकिन बाद में हो गया कि कोई इंडिविजुअल भी बैंक खोल सकता है, मोबाइल कंपनी बैंक खोल सकती है, रियल एस्टेट कंपनी बैंक खोल सकती है, रिटेल स्टोर कंपनी बैंक खोल सकती है, जिसके लिए 100 करोड़ का कैपिटल था, अभी 200 करोड़ हो गया। तो 100 करोड़ और 200 करोड़, ठीक, यानी कहने का मीनिंग कि इतना इसके कैपिटल हो और 10 साल का इसका एक्सपीरियंस हो काम करने का, जिसमें से लाइसेंस दिया गया किसको किसको, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। ये लिमिट एरिया में काम करता है। जैसे कि हम बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का हम एक सेशन लेकर के आएंगे आपके बीच, तो वो क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, कितने कैपिटल होने चाहिए उसके, लोन कितना प्रोवाइड करेगा, एक सेशन ही होगा मेरा वो। दूसरा पेमेंट बैंक, ये वर्चुअल फॉर्म में आपके मोबाइल में रहता है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या एनएसडीएल पेमेंट बैंक।
ये कुछ बैंक हैं, उसके कुछ लोगो है, कुछ टैगलाइंस भी है, वो भी पूछा जाता है बैंकों में, बैंक के एग्जाम में खास करके हम देखें तो आजकल क्या हो गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अलावा प्राइवेट बैंक का भी पूछ दिया जाता है, जैसे ICICI बैंक, ख्याल आपका, बढ़ती का नाम जिंदगी, एक्सिस बैंक। तो इसी तरह से हम लोग को हर एक बैंक के टैगलाइंस भी याद रखने हैं, द बैंकर्स ऑफ एवरी इंडियन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टुगेदर वी कैन, कैनरा बैंक। तो हर बैंक का टैगलाइंस भी हम लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि तीसरा पार्ट जो था वो था कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या था, तो RBI एक्ट 1934 ये भी फॉलो करती है, लेकिन RBI एक्ट 1934 के अलावा इसको स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस करती है कोऑपरेटिव को, जिसमें मैंने बताया था कि कोऑपरेटिव बैंक भारत में 3 तरह के हैं कि स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और सेंट्रल कोऑपरेटिव या ब्लॉक कोऑपरेटिव। सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सबसे बड़ा। दूसरा कौन सा, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का ही नाम है सेंट्रल कोऑपरेटिव। और तीसरा ब्लॉक कोऑपरेटिव, ब्लॉक को ही हम लोग कहते हैं पैक्स। देखते होंगे गांव में खास करके इलेक्शन होता है पैक्स प्रमुख का, इसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटी, इसको बोलते हैं हम लोग पैक्स। नेक्स्ट था डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक की श्रेणी में हमने लिया था कौन कौन सा बैंक, तो पहला था नाबार्ड, दूसरा सिडबी, NHB, SFC, LDB, मुद्रा, एक्जिम, IDBI, ICICI, HDFC और HSBC। इस सब का फुल फॉर्म हम लोग को याद रखना है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। NHB होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। SFC है स्टेट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। LDB है लैंड एंड डेवलपमेंट बैंक। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट है रीफाइनेंस एजेंसी। एक्जिम है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ICICI से कहते हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है HDFC बैंक से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कहते हैं। और HSBC बैंक हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों कल जो मेरा सेशन था वो यहीं तक था, इसको आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आज सेशन रखा है कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस पे हम लोग बात करेंगे आज, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट बैंक? फर्स्ट, डेवलपमेंट बैंक आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस that provide long term credit to the industrial and agriculture sector. The second है कि they are also known as term lending institutions or development financial institutions. They provide finance both private and public sector. Development bank are multi-purpose financial institutions as for example urban infrastructure, mining and heavy industry irrigation system. तो डेवलपमेंट बैंक जो है वो स्पेशलाइज है किसके लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म क्रेडिट यानी लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए। दे आर ऑल्सो नोन एज टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। टर्म मतलब कि पैसा एक ही बार में दिया जाता है और एक ही बार में रिटर्न भी लिया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही बार में पैसा रिटर्न हो, या EMI का भी सिस्टम हो सकता है, जनरली ऐसा टर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि दे प्रोवाइड फाइनेंस टू बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। ये जो डेवलपमेंट बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को फाइनेंस करती है। डेवलपमेंट बैंक आर मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत तरह की बहुउद्देशीय योजनाओं पर काम करती है, अलग अलग तरह के फाइनेंस के सिस्टम है इसके पास। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख लें तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि शहरी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देती है, ये माइनिंग खनन के लिए देती है, और हेवी इंडस्ट्री इरिगेशन सिस्टम के लिए भी देती है। कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर हिंदी में भी बताइए। तो विकास बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक विशेष वित्तीय संस्थान है जो औद्योगिक और कृषि क्षेत्र को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, यानी कि कहने का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है। कौन? तो डेवलपमेंट बैंक। उन्हें टर्म लेंडिंग संस्थानों या विकास वित्त संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। वे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र को वित्त प्रदान करते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को लोन प्रोवाइड करती है। कौन? डेवलपमेंट बैंक। विकास बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक बहुउद्देशीय वित्तीय संस्थान है, मल्टीपर्पज काम करती है, जैसे कि शहरी बुनियादी ढांचा जो हमने कहा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, माइनिंग खनन, भारी उद्योग हेवी इंडस्ट्री, इरिगेशन सिस्टम सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट है कि फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक। पहला फंक्शन क्या है? टू प्रमोट एंड डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि छोटे क्षेत्र के जो भी उद्योग हैं उसको प्रमोट करती है डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है क्या? टू डेवलप लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि कहने का मीनिंग जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं उसको भी डेवलप करने के लिए लोन देती है। कौन? तो डेवलपमेंट बैंक। थर्ड है टू फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर, यानी कि घर के लिए भी लोन दिया जाता है, हाउसिंग सेक्टर में भी फाइनेंस होता है कहीं।
टू हेल्प एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को विकास के लिए मदद करती है। नेक्स्ट है टू इनहेंस द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, इवन ऐसा है कि जो भी विदेशी व्यापार है उसको भी बढ़ाने के लिए मदद करती है ये डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट है टू हेल्प द रिव्यू सीक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कहने का मीनिंग कि जो क्षेत्र इकोनॉमिकल सेक्टर में सिक बीमार है उसको भी बेसिकली लोन देती है ये, कि इकोनॉमिकल तरीके से अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो उसे मजबूत किया जाए। नेक्स्ट है टू इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि भारत देश में जितने भी एंटरप्रेन्योर है यानी उद्यमी हैं उनके विकास के लिए भी इनकरेज यानी डेवलपमेंट के लिए लोन देती है। नेक्स्ट है टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन बैकवर्ड रीजन, जो पिछड़ा क्षेत्र है उसमें भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज यानी कि आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रमोट करने के लिए लोन देती है डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट है टू असिस्ट इन ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट, इवन जो हमारा कैपिटल मार्केट है, जिस कैपिटल मार्केट को हैंडल करती है कौन, सेबी, तो इस सेबी को भी यानी कहने का मीनिंग कि कैपिटल मार्केट के ग्रोथ में असिस्ट सहायक है ये कौन, तो डेवलपमेंट बैंक। आप लोगों को हम नॉलेज के लिए बता दें, जैसे कि हमारे देश में जो भी बैंकिंग सिस्टम है, इस बैंकिंग सिस्टम का कोई ना कोई रेगुलेटर है, वो है कौन, आरबीआई। उसी तरीके से एक है IRDA, जो भी इंश्योरेंस का सेक्टर है उसको रेगुलेट करती है कौन, तो IRDA। उसी तरीके से हम देखें तो हमारे देश के जो भी टेलीकॉम के सेक्टर हैं, इस टेलीकॉम के सेक्टर को डील करती है, रेगुलेट करती है कौन, तो ट्राई, जिसे कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे कैपिटल मार्केट जो है इसको रेगुलेट करती है कौन, सेबी। तो याद रखिएगा, बैंक का रेगुलेटर कौन, आरबीआई, इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन, IRDA, टेलीकॉम का रेगुलेटर कौन, ट्राई, और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन, सेबी। आगे हम एक डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट पे कि हमारे देश में जो भी प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड, ये बेसिकली दो तरह के हैं, या तो वो EPF है या फिर वो PPF है, एक GPF भी होता है। ये जितने प्रोविडेंट फंड हैं इसको रेगुलेट करने के लिए एजेंसी बना हुआ है जिसका नाम है PFRDA, जिसे कहते हैं हम लोग पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हम लोग का जो सेशन था वो था डेवलपमेंट बैंक का, पॉइंट था डेवलपमेंट बैंक, यानी डेवलपमेंट बैंक क्या क्या करती है। तो सबसे पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप प्रमोट करने के लिए लोन देती है, दूसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करती है, तीसरा फाइनेंस और डेवलपमेंट हाउसिंग सेक्टर के लिए लोन देती है, चौथा कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देती है, फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार के लिए लोन देती है, टू हेल्प रिड्यूस सीक इंडस्ट्री एरिया, यानी कि कहने का मीनिंग जो इकोनॉमिकल क्षेत्र में जो बीमार क्षेत्र हैं, खास करके इकोनॉमिकल कंडीशन से, उसको भी मदद करती है, टू इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि भारतीय उद्यमियों को भी डेवलपमेंट के लिए लोन देती है ये। नेक्स्ट है टू प्रमोट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन बैकवर्ड रीजन, यानी कहने का मीनिंग कि जो पिछड़ा क्षेत्र है वहां पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज यानी आर्थिक सहायता भी देती है ये। नेक्स्ट है टू असिस्ट ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि हमारा जो पूंजी बाजार है उसको भी सहायता प्रदान करती है कौन, तो डेवलपमेंट बैंक। इसी को हिंदी वर्जन में देखिए हम लोग, तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और उसका विकास करना, बड़े पैमानों पर उद्योग को विकसित करना, आवास के क्षेत्र में विकास और वित्त के लिए, कृषि और ग्रामीण विकास में मदद करना, भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए, बीमार औद्योगिक इकाइयों की समीक्षा करने में मदद करने के लिए, भारतीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और पूंजी बाजार के विकास में सहायता करना। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट एंड डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम है क्या, तो सिडबी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग बैंक, ठीक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी इज द प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रमोटिंग डेवलपिंग एंड फाइनेंसिंग MSME। MSME क्या कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड ए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। सिडबी इज द प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग डेवलपिंग एंड फाइनेंसिंग MSME सेक्टर। सिडबी हेल्प्स MSME, MSME का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सिडबी हेल्प्स इन MSME इन एक्वायरिंग द फंड दे रिक्वायर्ड टू ग्रो market, develop and commercialize their technologies and innovative product. The bank provides several schemes and also offer financial services and product for meeting
द इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस, यानी अलग अलग व्यापार क्षेत्रों के लिए लोन प्रोवाइड करती है, खास करके टू रिक्वायर ग्रो मार्केट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइज देयर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। यानी कि सिडबी की बात करें तो हिंदी में क्या है कि भारत सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया शुरू किया। सिडबी एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विकसित करने वित्त पोषण और प्राथमिक वित्तीय संस्थान है। सिडबी एमएसएमई को अपनी तकनीकों और नवीन उत्पादों को विकसित करने के लिए बाजार विकास और व्यवसायीकरण करने के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने में मदद करता है। बैंक कई योजनाओं को वित्तीय प्रदान करता है और विभिन्न व्यवसायों में व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवा और उत्पाद भी प्रदान करता है। सिडबी की बात करें तो सिडबी कब बना है, तो सिडबी बना 2 अप्रैल 1990 यानी 2 अप्रैल 1990। अब देखिए हमेशा क्या होता है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका हेडक्वार्टर किसी न किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी या बड़े शहरों में रखा जाता, लेकिन ये सिडबी एक ऐसा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर छोटे शहर यानी लखनऊ में रखा गया, जिस कारण से ये एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन आता है। ये बी भी आए, याद रखिएगा कि सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ, तो लखनऊ। सिडबी के अभी चेयरमैन कौन है, तो मोहम्मद मुस्तफा, याद रखिएगा मोहम्मद मुस्तफा। सिडबी है क्या, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सूक्ष्म लघु उद्योग बैंक। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मैंने पहले बता चुका है। और ये बना कब है, तो 2 अप्रैल 1990। हेडक्वार्टर कहाँ, लखनऊ और चेयरमैन कौन है, मोहम्मद मुस्तफा। नेक्स्ट, टू डेवलप लार्ज स्केल इंडस्ट्री, वो तो हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। लार्ज स्केल में क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईडीबीआई, आईएफसीआई प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर जो भी हैं उनको आईडीबीआई या आईएफसीआई जैसी संस्था बनी हुई है। इस तरह की बहुत सारी संस्थान हैं जो कि बेसिकली फाइनेंशियली हेल्प करती है। दे प्रोवाइड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। मैंने पिछले सेशन में आप एक सेशन लेके आया था सेगमेंटेशन ऑफ बैंकिंग, वहां मैंने बताया था कि जो होलसेल बैंकिंग है उसी को मर्चेंट बैंकिंग कहा गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट हाउस को जो बैंकिंग सुविधा दी जाती है वही मर्चेंट बैंक। सच एज प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डूइंग फिजिबिलिटी स्टडीज, advising on location of project and so on. IDBI is the public sector bank which started as Industrial Development Bank of India, later it transformed into General Bank. अब बाद में जो है जाकर के वो जनरल बैंक में कन्वर्ट हो गया। अभी IDBI जो था वो पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया था और अभी हाल में क्या हुआ कि उसके शेयर को LIC ने खरीद लिया, तो ये नॉर्मल अब कमर्शियल बैंक भी हो गया। जबकि शुरुआत के दिनों में ये बना था तो ये एक डेवलपमेंट बैंक था, वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ही लोन देता था। ये लेटर इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए जनरल बैंक। आईएफसीआई और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन इंडियन गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशंस कैटरिंग टू द लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए पहला क्या था, तो पहला था आईएफसीआई, विकास वित्तीय संस्थान जैसे आईडीबीआई, आईएफसीआई आदि कॉर्पोरेट क्षेत्र को मध्यम और दीर्घकालीन वित्त प्रदान करता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। वे मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज यानी कि सेवाएं प्रदान करता है, जैसे परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, व्यावहार्यता अध्ययन करना, किसी परियोजना के स्थान पर सलाह देना। इसी तरह आईडीबीआई एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसे भारत के औद्योगिक विकास के बैंक के रूप में शुरू किया गया, बाद में यह एक सामान्य बैंक में तब्दील हो गया। आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक भारतीय सरकार के स्वामित्ववादी संस्था है जो औद्योगिक क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्त यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है। आईएफसीआई की बात करें हम लोग तो पिछला सेशन देखा हमने आईएफसीआई, तो आईएफसीआई का जो बना है एस्टैब्लिशमेंट कब है, तो 1 जुलाई 1948। हेडक्वार्टर कहां, न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर इमानदी शंकरा राव, डॉक्टर इमानदी शंकरा राव, यानी कि कहने का मीनिंग। और जो नेक्स्ट था ये देखिए आईएफसीआई के लिए फुल फॉर्म भी लिख दिया था मैंने, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और आईडीबीआई का जो था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब बना था, तो 1 जुलाई 1964 2006 में गवर्नमेंट ने यहाँ शेयर बढ़ा करके इसे पब्लिक सेक्टर बैंक कर दिया। और फिर वर्ष 2017 और 2018 इस समय में आकर के क्या हुआ कि इस बैंक को 2018-19 में हम देखें तो यहाँ पर LIC ने अपना शेयर खरीदना शुरू कर दिया और फाइनली यह बैंक भी क्या हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में तब्दील हो गया। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई। चेयरमैन कौन, तो राकेश शर्मा। टैगलाइंस क्या है, बैंकिंग फॉर ऑल
बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा। इसका टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल या फिर आओ सोचें बड़ा। किसका? तो आईडीबीआई बैंक का। नेक्स्ट था कि टू फाइनेंस एंड डेवलपमेंट हाउसिंग सेक्टर। देखिए पहला जो मैंने डिस्कशन किया पॉइंट वो क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बनाया गया क्या? सिडबी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए बनाया गया क्या? तो आईएफसीआई और आईडीबीआई। उसी तरीके से हाउसिंग सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए या डेवलपमेंट में प्रमोट करने के लिए बनाया गया क्या? एनएचबी, जिसको बोलते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द नेशनल हाउसिंग बैंक इन 1988 फॉर द डेवलपमेंट एंड हाउसिंग सेक्टर। NHB promotes housing sector in following ways. It promotes and develops housing and financial institutions. Second point है it refinance bank. Refinance का मतलब क्या होता है? जैसे कि पिछले सेशन में मैंने एक डिस्कशन किया था नाबार्ड के बारे में कि नाबार्ड कभी भी किसानों को लोन नहीं देती है। यानी नाबार्ड किसको देती है? तो आरआरबी को। और आरआरबी किसको देता है? तो फार्मर या फिर अन्य कोई भी कस्टमर को लोन दिया। तो फाइनेंस प्लस फाइनेंस, इसको बोलते हैं रीफाइनेंस। यानी कहने का मीनिंग कि कोई कस्टमर डायरेक्ट नाबार्ड से लोन नहीं ले सकता। अगर नाबार्ड से डायरेक्ट लोन लेगा तो फाइनेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रीफाइनेंस की सर्विसेज है। यानी कि इट्स रीफाइनेंस, हिंदी में कहते हैं पुनर्वित्त। इट्स रीफाइनेंस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड क्रेडिट टू द हाउसिंग सेक्टर। यानी कि कहने का मीनिंग कि हाउसिंग लोन जो कमर्शियल बैंक लोन कस्टमर को प्रोवाइड करती है उसको रीफाइनेंस की सर्विस देता है कौन? एनएचबी। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक इन 1988 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाउसिंग सेक्टर। एनएचबी प्रमोट्स द हाउसिंग सेक्टर इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट क्या है? तो इट्स प्रमोट्स एंड डेवलपमेंट या डेवलप्स हाउसिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा इट्स रीफाइनेंसेस बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड क्रेडिट टू द हाउसिंग सेक्टर। हिंदी में बात करें तो भारत सरकार आवास क्षेत्र के लिए 1988 में एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक की शुरुआत की। नेशनल हाउसिंग बैंक करता क्या क्या है? तो यह आवास और वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा देता है और विकसित करता है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त करता है। देखिए यही पुनर्वित्त की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। रीफाइनेंस यानी कि डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करती है, रीफाइनेंस करती है, जो आवास क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है। एनएचबी बना कब? तो एनएचबी बना है 9 जुलाई 1988। याद रखिएगा 9 जुलाई 1988। हमारे देश में बैंकों में जुलाई में बहुत काम हुआ है। 1 जुलाई की बात करें तो बना क्या? तो 1 जुलाई को बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड कब बना है? तो 12 जुलाई को बना है। ठीक, 9 जुलाई को क्या बना है? तो एनएचबी बना है, नेशनल हाउसिंग बैंक। उसी तरीके से नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो 19 जुलाई में हुआ। देखिए तो जुलाई में कितने काम हुए हैं। 1 जुलाई क्या? तो 1 जुलाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। 12 जुलाई क्या बना? नाबार्ड बना। 9 जुलाई क्या बना? एनएचबी बना। 19 जुलाई क्या हुआ? नेशनलाइजेशन हुआ। इसी तरीके से आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होता है कब से? तो 1 जुलाई से, और जाता कब तक है? तो 30 जून तक। नेक्स्ट तो हम लोग बात करें तो नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि फाउंडेड ऑन कब? तो 9 जुलाई 1988। हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन है? आरवी वर्मा। अब देखिए अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया जिसमें पॉइंट क्या क्या आया, देखिए इसे क्रम वाइज मैंने बनाया है जिससे कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। पहला क्या था कि डेवलपमेंट बैंक का क्या क्या फंक्शन है। फिर हमने बात किया कि डेवलपमेंट बैंक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए क्या बना है? तो सिडबी। और अगर हम बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए क्या बना? तो आईडीबीआई और आईएफसीआई। उसी तरीके हाउसिंग सेक्टर के लिए क्या बना? एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक। फॉरेन ट्रेड, अब हम लोग बात करते हैं विदेशी व्यापार, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, जिसको हम लोग एक्सिम कहते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर फ्रॉम इंडिया। यानी कि बात करें कि जो हमारे देश में आयात निर्यात करता है उसको बेसिकली लोन प्रोवाइड करती है कौन? तो एक्सिम, एक्सिम बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया। इट प्रोवाइड्स ओवरसीज बायर क्रेडिट टू बाय इंडियन कैपिटल गुड्स। इट also increases a broad bank to provide finance to the buyers in their country to buy capital good from India। यानी भारत देश से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है कैपिटल गुड्स जो भी हैं उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है कौन? तो एक्सिम बैंक, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। यानी कि विदेशों में जो बैंक है इनकरेज ए ब्रॉड बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंस बायर इन देयर कंट्री बाय कैपिटल गुड्स फ्रॉम इंडिया। यानी भारत देश से जो
गुड्स खरीदा जाता है, यानी कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है तो उनके लिए इंपोर्ट हुआ, उसको भी इनकरेज करने के लिए ये लोन प्रोवाइड करती है। कौन? तो एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक, देखिए हिंदी में बात करें तो भारत सरकार ने भारत से निर्यातकों और आयातकों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया शुरू किया। यह भारतीय खरीदारों को भारतीय पूंजीगत सामान खरीदने के लिए क्रेडिट प्रदान करता है। यह विदेशों के भारत से पूंजीगत सामान खरीदने के लिए अपने देश में खरीदारों को वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक्जिम बैंक बना कब है? तो 1 जनवरी 1982 हेडक्वार्टर का मुंबई। चेयरमैन कौन है? तो टीसी वेंकट सुब्रमण्यम। टीसी वेंकट सुब्रमण्यम। नेक्स्ट था तो टू हेल्प रिव्यू सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, डेवलपमेंट बैंक हेल्प टू रिवाइव क्योर सिक यूनिट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको IIBI कहते हैं। To help sick units, IIBI is the main credit and reconstruction institutions for revival of sick unit. It facilitates modernization, reconstruction and diversification of sick units through providing credit and other services. यानी कि विकास बैंक बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित यानी ठीक करने के लिए मदद करते हैं। भारत सरकार ने बीमार इकाइयों को मदद करने के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI की शुरुआत की। IIBI बीमार इकाइयों को पुनरुद्धार करने के लिए मुख्य ऋण और पुनर्निर्माण संस्थान है। यह क्रेडिट और अन्य सेवाओं प्रदान करने के लिए बीमार इकाइयों के आधुनिकीकरण, पुनर्गठन और विविधीकरण की सुविधा देता है। यानी कि जो भी सिक हो गया है, यानी इकोनॉमिकल तरीके से जो भी सेक्टर हमारा काम नहीं कर रहा है, उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग सुविधा दिया जाए, जिसके लिए कि भारत सरकार ने बनाया क्या? तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया IIBI। नेक्स्ट था टू इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो भारतीय उद्यमी हैं उनको इनकरेज डेवलपमेंट के लिए जो काम किया गया वो क्या था? तो देखिए मेनी डेवलपमेंट बैंक फैसिलिटेट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नाबार्ड, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एंड स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एंटरप्रेन्योर्स in developing leadership, business management skill. They conduct seminar and workshop to the benefits of entrepreneur। यानी कि जो नाबार्ड है या सिडबी है या अन्य कोई भी डेवलपमेंट बैंक है, वो बेसिकली क्या करती है? एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के, उनके अंदर लीडरशिप लाने या फिर फाइनेंस करवाने के लिए, उनके बिजनेस मैनेजमेंट स्किल को सुधारने के लिए बार बार सेमिनार करती है, उनके वर्कशॉप के बारे में बताती है, क्या उन्हें बेनिफिट होगा। यानी कई विकास बैंक उद्यमिता विकास की सुविधा प्रदान करते हैं। नाबार्ड राज्य औद्योगिकी विकास बैंक राज्य वित्तीय निगम उद्यमियों को नेतृत्व और व्यवसाय प्रबंधन कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वो उद्यमियों के लाभ के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। नेक्स्ट था टू प्रमोट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन बैकवर्ड रीजन, यानी कि जो क्षेत्र हमारा आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ चुका है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? तो डेवलपमेंट बैंक फैसिलिटेट rural and regional development. They provide finance or starting companies in backward areas. They also helps the company in project management such less development areas. विकास बैंक ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास को सुविधाजनक बनाते हैं। वे पिछड़े क्षेत्रों की कंपनियों को शुरू करने के लिए वित्त प्रदान करते हैं। वे ऐसे कम विकास वाले क्षेत्रों में परियोजना प्रबंधन में कंपनियों की मदद भी करते हैं। देखिए ये सब हम लोग डेवलपमेंट बैंक के फंक्शन को पढ़ रहे हैं। और लास्ट फंक्शन था उसका टू असिस्ट इन ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। डेवलपमेंट बैंक कंट्रीब्यूट्स द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। दे इन्वेस्ट इन इक्विटी, शेयर एंड डिवेंचर ऑफ वेरियस कंपनीज लिस्टेड इन इंडिया। दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। विकास बैंक पूंजी बाजार के विकास में योगदान करते हैं। वो भारत से सूचीबद्ध विभिन्न कंपनियों की इक्विटी, शेयर और डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। वो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। भारत में पूंजी बाजार विकास के सुविधाजनक बनाते हैं। जबकि हम लोग बात कर रहे थे कैपिटल मार्केट, इस कैपिटल मार्केट को भी हेल्प करती है कौन? तो डेवलपमेंट बैंक, जो कि बेसिकली सेबी के द्वारा डील किया जाता है। तो देखिए हम लोगों ने देखा डेवलपमेंट बैंक के फंक्शन को, एक बार फिर से रिवाइज कर जाते हैं। तो पहला जो फंक्शन था जिसमें कि हम लोगों ने कहा गया कि टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सेकेंड था टू डेवलप लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फिर था क्या कि हाउसिंग सेक्टर, जिसके लिए NHB बनाया।
फिर टू हेल्प एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसके लिए नाबार्ड बना, सिडबी बना। टू इनहेंस फॉरेन ट्रेड इन इंडिया जिसके लिए एक्सिम बैंक बना। टू रिव्यू सीक इंडस्ट्रियल एरिया जो आर्थिक दृष्टिकोण से बीमार था क्षेत्र उसको आगे बढ़ाया। टू इनकरेज डेवलपमेंट इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप भारतीय उद्यमियों को आगे बढ़ाया। टू प्रमोट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन बैकवर्ड रीजन जो पिछड़ा क्षेत्र था उसको भी आगे बढ़ाया। टू असिस्ट द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट को भी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में सहायक साबित हुआ। तो पहला जो था, पहला पॉइंट क्या था, टू प्रमोट डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या बनाया गया, सिडबी। सिडबी का कब बना है, हेड ऑफिस कहाँ है, लखनऊ। सिडबी कब बना, 2 अप्रैल 1990 और इसके चेयरमैन का नाम मोहम्मद मुस्तफा। दूसरा था क्या, टू डेवलपमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए बना आईडीबीआई और आईएफसीआई। आईएफसीआई कब बना है, तो 1 जुलाई 1948 और इसके हेडक्वार्टर कहाँ, न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन, तो डॉक्टर इमानदी शंकरा राव। आईडीबीआई कब बना, तो 1 जुलाई 1964। हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई। चेयरमैन कौन, राकेश शर्मा। टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल और दूसरा है कि आओ सोचें बड़ा। नेक्स्ट है कि टू फाइनेंस डेवलपमेंट हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर के लिए क्या बनाया गया, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक करता क्या, इट प्रमोट एंड डेवलपमेंट हाउसिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रीफाइनेंस की सर्विस देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और एनएचबी बना कब, तो 9 जुलाई 1988। हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन है, तो आरबी वर्मा। जुलाई में कितना सारा काम हुआ मैंने डिस्कस किया था। 1 जुलाई से हम लोग आरबीआई का ये फाइनेंशियल ईयर भी बनाते हैं। 1 जुलाई को एसबीआई भी बना। 12 जुलाई को क्या बना, नाबार्ड बना। 9 जुलाई क्या बना, एनएचबी बना। 19 जुलाई क्या हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। तो ज्यादातर काम बैंकों के सेक्टर में किसका हुआ, जुलाई के मंथ में हुआ है। तो ये जो है डेज एंड डेट में भी कभी कभी एक नंबर का आ जाता है कि ये कब बना है, तो जुलाई मंथ का आप लोग याद रख लीजिएगा। इतने डेज एंड डेट तो ऐसे ही जुलाई मंथ के बैंकिंग सेक्टर से आ गए। नेक्स्ट है कि टू इनहेंस फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या बनाया गया, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कब बना है, तो 1 जनवरी 1982। हेडक्वार्टर कहां, मुंबई। चेयरमैन कौन है, टीसी वेंकट सुब्रमण्यम। उसके बाद सीक इंडस्ट्रियल एरिया के लिए क्या बनाया गया, आईआईबीआई, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर नाबार्ड या फिर जो भी सेडबी है उसने क्या किया कि जो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप भारतीय उद्यमी हैं उनको इनकरेज किया, उद्योग लगाने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए, सेमिनार के थ्रू, उनके वर्कशॉप पे जाके उनके बेनिफिट्स उनको बता करके। फिर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन बैकवर्ड रीजन जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्र थे उनको भी मदद किया, डेवलपमेंट बैंक द्वारा मदद किया गया, जिसमें कि नाबार्ड भी आ गया है, सिडबी भी आ गया और अन्य सारे रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस आ गया है। उसके बाद कैपिटल मार्केट को भी ग्रोथ में ये असिस्ट, सहायक साबित होता है। तो ये डेवलपमेंट बैंक के मेन फंक्शन थे जिसको ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग चलते हैं रीजनल रूरल बैंक जिसे कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब देखिए हुआ क्या था कि 19 जुलाई 1969 हमारे इंडिया में फर्स्ट फेज में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। सेकेंड फेज में कब हुआ, तो 15 अप्रैल 1980। इस नेशनलाइजेशन का उद्देश्य एक ही था कि रूरल एरिया में बैंकिंग सेक्टर को पहुंचाया जाए। लेकिन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में क्या था कि मनी लेंडर्स जो है लोगों को जितना कर्ज देते थे उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुने पर रेट पर वापस लेते थे। तो 1975 ये जो एक ऐसा साल है जिस समय में भारत देश में इमरजेंसी लगा, सबसे ज्यादा चोरी और डकैती भी हुई है तो 1970 से 1980 के दशक में। इन 10 सालों में लोग इतना ज्यादा लूटे जाते थे कि उनके पास पैसा नहीं होता था। मनी लेंडर्स के द्वारा पूरी की पूरी जमीन लिखवा ली जाती थी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था चोरी और डकैती का। तो इंदिरा गांधी ने देखा कि ये डकैत जो है ये नए नए क्यों बन रहे, भारत इतना कल्चरल, इतनी संस्कृति, इतनी विविधताओं भरा देश है, आखिर ये चोरी डकैती लोग इतना क्यों कर रहे हैं। तो पता चला कि इसका जो पिछला दशक है यानी कि 1960 से 1970, इस दशक में सबसे ज्यादा हमारे देश में मनी लेंडर्स का प्रकोप रहा। इस मनी लेंडर्स को हटाने के लिए इसी दशक में 1969 में बैंक को नेशनलाइज किया गया, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। तब आनंद फानंद में जाकर के गठन हो गया किसका, तो आरआरबी। बस एक ऑर्डिनेंस ला करके आरआरबी को एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। ऑर्डिनेंस हम लोग कहते हैं अध्यादेश। जैसे कि कोई भी कानून आता हमारे पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट का 2 हाउस है, अपर हाउस में क्या है तो राज्यसभा और लोअर हाउस में क्या है लोकसभा। इन दोनों सदनों से जब वो पारित होगा तब कानून बनेगा। लेकिन ऑर्डिनेंस ला करके हम कोई काम कर सकते हैं और 6 महीने के अंदर मुझे कानून वहां से वोटिंग के थ्रू बिल पास करवा लेना होता है। तो ऑर्डिनेंस ला करके 1975 में बना दिया गया कि इसको आरआरबी। आरआरबी आया कब था, तो
तो गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1975, इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा था हमारे देश के पार्लियामेंट का, विंटर सेशन, और इस पर बहस होते होते ये अक्टूबर से चला गया दिसंबर। इसीलिए ये एक ऐसा सिस्टम है आरआरबी का, जो कि आरआरबी बना है 1975 में, लेकिन आरआरबी से जो रिलेटेड एक्ट है वो है आरआरबी एक्ट 1976। ये एक अपवाद है जहां की पहले एक्ट बनना चाहिए, वो बाद में एक्ट बना और एस्टेब्लिशमेंट पहले हो गई थी। तो हम लोग जानेंगे रीजनल रूरल बैंक के बारे में। रीजनल रूरल बैंक शुरुआत में जहां से मैंने पढ़ना शुरू किया था तो 182 बैंक था, फिर 126 हो गया, फिर 112 हुआ, फिर 92 हुआ, 82 हुआ, और आईबीपीएस जब बना था उस समय 82 से घटाकर 66 कर दिया गया, फिर 56 था, और अभी जो है हाल में हो गया 45। बिहार में भी हम बात करें तो 2 ग्रामीण बैंक जिसको मर्ज कर दिया गया, समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको एसबीआई में मर्ज कर दिया गया, और इधर जो बिहार ग्रामीण बैंक था उसको मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में मर्ज कर दिया गया। बिहार में 2 ग्रामीण बैंक बच गए हैं, एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। वैसे हम ग्रामीण बैंक की बात करें तो पहला जो ग्रामीण बैंक बना है वो 2 अक्टूबर 1975 गांधी जी की जयंती पे शुरुआत की गई। इसका मतलब ये मत समझिएगा गांधी जी 1975 में पैदा हुए हैं। गांधी जी कब आए? 1869। यानी कहने का मीनिंग क्या कि आरआरबी बना कब? तो 2 अक्टूबर 1975 इंदिरा गांधी के शासन के समय में नरसिम्हन कमेटी द्वारा इसे बनाया गया। जो पहला ग्रामीण बैंक था, फर्स्ट ग्रामीण बैंक, वो था प्रथमा बैंक। ये खोला गया था कहां? याद रखिएगा, प्रथमा बैंक कहां खोला गया था? तो यूपी के मुरादाबाद में, यूपी के मुरादाबाद में। और इसका स्पॉन्सर कौन था? तो सिंडिकेट बैंक। स्पॉन्सर पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग प्रायोजक या प्रवर्तक कहते हैं। यानी आरआरबी कब बना है? तो 2 अक्टूबर 1975। और इससे रिलेटेड जो एक्ट है वो कौन सा? तो आरआरबी का एक्ट हम बताए थे कि बाद में पास हुआ, यानी कि आरआरबी से रिलेटेड जो एक्ट है वो कौन सा है? तो आरआरबी एक्ट 1976। अब देखिए आरआरबी बना कब? तो 2 अक्टूबर 1975। पहला ग्रामीण बैंक कौन सा? प्रथमा बैंक। खोला कहा गया? यूपी के मुरादाबाद में। स्पॉन्सर कौन था? सिंडिकेट बैंक। लेकिन ग्रामीण बैंक की स्थापना का जो श्रेय है वो बेसिकली जाता है एमएस स्वामीनाथन और मोहम्मद यूनुस, खास करके बांग्लादेशी हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि मोहम्मद यूनुस को इससे पहले जो है वो माइक्रो फाइनेंस के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो बांग्लादेश को भी इसका कंसेप्ट जाता है, मतलब इसका क्रेडिट जाता है कि इंडिया में ग्रामीण बैंक लाने का, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं क्रेडिट एमएस स्वामीनाथन और बांग्लादेश को जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन थे? तो एमएस स्वामीनाथन। उसी तरीके से फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, यानी कि विश्व में जो हरित क्रांति का जनक था वो कहा गया है किसको? तो नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। यहां से क्वेश्चन आता है कि बोरलॉग अवार्ड्स का संबंध किससे? तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर यानी कृषि से। तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो क्या थे? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन और बांग्लादेश को इंडिया में आरआरबीज यानी ग्रामीण बैंक की एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना का क्रेडिट श्रेय जाता है। पहला ग्रामीण बैंक कौन सा? प्रथमा बैंक। खोला कहा गया था? यूपी के मुरादाबाद में। स्पॉन्सर कौन? सिंडिकेट बैंक। भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जैसे सिक्किम और गोवा, यहां पर एक भी आरआरबी नहीं है। तो यहां से हम लोग आरआरबी का फॉर्म भी नहीं भरेंगे, नहीं तो होके भी नहीं होने जाना। इसलिए याद रखिएगा भारत के 2 ऐसे राज्य हैं सिक्किम और गोवा जहां एक भी आरआरबी नहीं है। ये आरआरबी बना तो था शुरुआत में, लेकिन बाद में आकर के बनाई एजेंसी नाबार्ड 1982 में। उससे पहले स्पॉन्सर बैंक ही से देखा करता था नाबार्ड को, बाद में नाबार्ड की हाथ में रेगुलेटिंग दे दी गई। किसकी? आरआरबी की। तो आरआरबी क्या सब है? तो टोटल कितने? तो 45 बैंक। आरआरबी 45 बैंक बच गए। आरआरबी बना कब? 2 अक्टूबर 1975। इससे रिलेटेड एक्ट कौन सा? तो आरआरबी एक्ट 1976। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन में बना? तो नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन में बना। स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन और बांग्लादेश। पहला ग्रामीण बैंक कौन सा? प्रथमा बैंक। खोला कहा गया? यूपी के मुरादाबाद में। स्पॉन्सर कौन था उसका? सिंडिकेट बैंक। भारत के 2 ऐसे राज्य जहां एक भी ग्रामीण बैंक नहीं है, एक है सिक्किम और दूसरा है गोवा। फिर देखिए तो आरआरबी में जो शेयर की हम बात करें तो आरआरबी में 3 लोगों का शेयर है। किसका किसका? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर है यहां पर 50%, स्टेट गवर्नमेंट कितना? 15%। यानी कि जिस राज्य में वो ग्रामीण बैंक है वहां की सरकार का शेयर 15% होगा। और स्पॉन्सर्ड बैंक कितना? 35
परसेंट, यानी स्पॉन्सर्ड बैंक कौन होगा? तो स्पॉन्सर्ड बैंक याद रखिएगा कि कोई ना कोई नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक होगा। वो नेशनलाइज भी होना चाहिए और साथ ही साथ कॉमर्शियल भी होना चाहिए। जैसे प्रथमा बैंक था स्पॉन्सर्ड कौन सा? सिंडिकेट बैंक। उसी तरीके से हम देखें तो दक्षिण बिहार इसका ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर कौन है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी वो कोई ना कोई नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक होगा जो उसकी स्पॉन्सरिंग करेगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट इज टू सेंट्रल इज टू स्पॉन्सर्ड, और ऑप्शन दे देगा आपको इस तरह से कि 15:35:50, 50:35:15। कंफ्यूजन होगा तो जिस क्रम में क्वेश्चन पूछा है आप उसी क्रम में आंसर दीजिएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट का पहले पूछ दिया तो 15% पहले ही, इज टू कितना सेंट्रल बाद में तो 50, और इज टू स्पॉन्सर कितना 35। तो जिस क्रम में क्वेश्चन पूछा जाए उसी क्रम में आंसर देना। यानी कि आरआरबी में शेयर कितने लोगों का? तो 3। पहला कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट कितने? 50%, स्टेट गवर्नमेंट कितने? 15%, और स्पॉन्सर्ड बैंक कितने? तो 35%। नेक्स्ट, आरआरबी बना कब है? तो 1975, लेकिन 1982 में आकर के बना नाबार्ड, 12 जुलाई 1982। और नाबार्ड के हाथ में रेगुलेटिंग दे दी गई, किसकी? तो आरआरबी। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि आरआरबी रेगुलेटेड बाय क्या? तो नाबार्ड। नाबार्ड को क्या कहते हैं हम लोग? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड कब बना है? 12 जुलाई 1982। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? शिवरमन कमेटी। याद रखिएगा आरआरबी जो बना था वो आरआरबी था कौन सा? नरसिम्हन कमेटी। यहां पर नरसिम्हन कमेटी। और ये जो नाबार्ड बना ये कौन सी कमेटी? शिवरमन कमेटी। कब बना? 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का हेड ऑफिस कहां है? मुंबई। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? हर्ष कुमार भानवाला। कहा गया कि इट इज द अपेक्स और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। यानी कि खास करके बात करें तो एग्रीकल्चर, कृषि का क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को फाइनेंस करने के लिए सबसे बड़ा अपेक्स इंस्टीट्यूशन है ये। कौन सा? नाबार्ड। कह रहा है कि इट्स प्रोवाइड्स द फैसिलिटी रीफाइनेंस थ्रू आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक। यही हम लोग बात कर रहे थे, रीफाइनेंस। यानी कहने का मीनिंग कि नाबार्ड जो है वो बेसिकली लोन देता है किसको? तो कोई भी आरआरबी हो, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो, और ये देती है किसको? तो फार्मर्स को या कस्टमर को। यानी कि डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करता। तो फाइनेंस प्लस फाइनेंस, इसको बोलते हैं हम लोग रीफाइनेंस। यानी कि नाबार्ड एक ऐसी एजेंसी है रीफाइनेंस। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था एनएचबी एक रीफाइनेंस एजेंसी है, वैसे नाबार्ड कैसी एजेंसी है? तो रीफाइनेंस। कह रहा है कि इट्स प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटी टू पीएसएल, बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जैसे कि एग्रीकल्चर, पीसी कल्चर, एपीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम। ये हमारा क्या प्राथमिक क्षेत्र है। अगर हम कृषि को लोन नहीं देंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? भले ही हम कितने ही महंगे गाड़ी पे चढ़ जाएं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, या फिर अलग अलग रूरल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, और बैंक को एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, कौन कौन बैंक क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, जिस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज जो हमारा सेशन था जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम देखें तो डेवलपमेंट बैंक से हमने शुरू किया था। डेवलपमेंट बैंक का काम, डेवलपमेंट बैंक का क्या क्या फंक्शन है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सीडीबी बनाया था, इसने लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए आईडीबीआर आईएफसीआई बनाया था, डेवलपमेंट हाउसिंग सेक्टर के लिए एनएचबी पर हम लोगों ने बात किया, फॉरेन ट्रेड के लिए एक्सिम बैंक की बात किया, इस जो हमारा सीक इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उसको फाइनेंशियल हेल्प कैसे पहुंचाया जाए, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप जिसके लिए भी डेवलपमेंट बैंक काम करता है, बैकवर्ड रीजन, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन बैकवर्ड रीजन, इसमें भी काम करने के लिए डेवलपमेंट बैंक को श्रेय गया इसका। कैपिटल मार्केट को भी असिस्ट करती है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक कब बना है? तो 45 है टोटल। अभी बना कब है? 2 अक्टूबर 1975। इससे रिलेटेड एक्ट कौन सा? तो आरआरबी एक्ट 1976। एमएस स्वामीनाथन और बांग्लादेश को इसकी स्थापना का क्रेडिट जाता है। कमेटी कौन सी? नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन में बना। पहला ग्रामीण बैंक कौन सा? प्रथमा। स्पॉन्सर कौन सा था इसका? तो सिंडिकेट बैंक। भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जहां एक भी ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम और गोवा। फिर आरआरबी में हम लोगों ने शेयर की बात किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट कितने? तो 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, स्पॉन्सर्ड बैंक 35%। आरआरबी, ये उसके बाद जो है आरआरबी का रेगुलेटर कौन? नाबार्ड। नाबार्ड का बना 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का हेड ऑफिस मुंबई। बना कब? शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन में बना। इसके चेयरमैन कौन? हर्ष कुमार भानवाला। यह अपेक्स इंस्टीट्यूशंस है एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप देखिए कि पुराना जो भी प्रीवियस पेपर में जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आए हैं
कोई भी हमारे सेशन से आगे नहीं जाएगा। यानी कहने का मीनिंग, अगर आप पूरे सेशन को ध्यान से सिर्फ देखते हैं तो आपको सारा का सारा टर्मिनोलॉजी याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो मेरा ये सेशन अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को बताइए और जाइए क्वेस्ट, याद रखिएगा चैनल का नाम क्वेस्ट अनअकैडमी, डालिएगा क्वेस्ट अनअकैडमी यूट्यूब पर, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और आप हमसे टेलीग्राम से इस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मेरा ये कोड याद रखिएगा, रेफरल कोड RPK10। जैसे आप ये कोड रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पर। और याद रखिएगा ये कोड हर तरह के सब्सक्रिप्शन पर एप्लीकेबल है। थैंक यू सो मच।